जय हिंद साथियों, सभी प्यारे भाइयों और बहनों को नमस्कार। आज महिला एवं बाल अपराध का एक टॉपिक जिसका नाम है पॉक्सो एक्ट। महिला एवं बाल अपराध का एक टॉपिक है बाल अपराध। इससे पहले आप लोगों को एक लाइन बोलना चाहूंगा मैं उन बहनों के लिए। जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब मां की कोख से झांकती जिंदगी बाहर आने से घबराने लगे, तो समझो कुछ गलत है। जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब मां की कोख से झांकती जिंदगी बाहर आने से घबराने लगे, तो समझो कुछ गलत है। जब तलवारें फूलों पर जोर आजमाने लगे, जब तलवारें फूलों पर जोर आजमाने लगे और मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे, तो समझो कुछ गलत है। जब किलकारियां सहम जाए, जब किलकारियां सहम जाए और तोतली बोलियां खामोश हो जाए, तो समझो कुछ गलत है। इसी मानवता कि जो ये घटनाएं जो शर्मसार करती है विश्व पटल प्रदेश को, ऐसी घटनाओं को ही रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था पॉक्सो एक्ट। क्या नाम था? पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट 2012। पॉक्सो एक्ट से पहले भी कुछ धाराएं थी, जैसे धारा 354, धारा 354, धारा 375, धारा 377, यानी ये जो सेक्शन है ये लागू थे। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये कौन सी धाराएं हैं, क्योंकि महिला एवं बाल अपराध के इस टॉपिक में ये पहले मैंने सबसे पहले पढ़ाया, यूट्यूब पर आप देख लेना इनको, ठीक है। तो आप बताओ कमेंट करके कि इनका संबंध किससे है। पॉक्सो एक्ट क्यों लागू किया गया, क्या कारण था? हमारी संस्कृति का दोहन, सभ्य समाज में मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं, जैसा हैदराबाद में वो डॉक्टर के साथ, या हम बात करें उन्नाव कांड की। कौन से कांड की? उन्नाव कांड। उन्नाव कांड, जिसमें कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास व 25 लाख का जुर्माना, 25 लाख का जुर्माना पॉक्सो एक्ट के तहत मिला था। आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। प्रश्न आप लोगों से साथियों एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा किस हाई कोर्ट के द्वारा सुनाई गई? ऑप्शन आप लोगों के लिए दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद या फिर जोधपुर हाई कोर्ट। सबसे पहले इस एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा किस कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है, यह भी आपको कमेंट करके बताना है। अब अपने बात करते हैं पॉक्सो एक्ट की। तो पॉक्सो एक्ट से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या आएंगे? देखो, हमारे समाज में बालकों में जो यौन अपराध हो रहा था उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, उसको रोकने के लिए, यानी बच्चों में यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए जो अधिनियम लाया गया उसको कौन सा कहते हैं? पॉक्सो एक्ट कहते हैं। पहला प्रश्न, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो अपने लिखते हैं, आप भी कमेंट कीजिए साथ में, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। क्या हुआ? बच्चों में यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम या संरक्षण अधिनियम कब आया? 2012 में। पारित कब होता है सर? 29 जून 2012 को पारित हुआ। कब पारित हुआ? 29 जून 2012 को। लागू कब होता है? जब बाल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाए बाल दिवस? कमेंट करो, याद हो जाएगा। यानी पॉक्सो एक्ट भारत में लागू हुआ। लागू कब होता है? तारीख ये महत्वपूर्ण रहेगी, 14 नवंबर 2012। ये महत्वपूर्ण तारीख है, ना कि ये वाली। सबसे ज्यादा ये पूछी जाएगी कि पॉक्सो एक्ट लागू कब हुआ? 14 नवंबर 2012 को। अब क्या है कि पॉक्सो एक्ट लागू होने के बाद में भी इसमें कुछ संशोधन किए गए। प्रश्न आता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्री कौन है? आपको कमेंट करके बताना है। पॉक्सो एक्ट के लिए मेनका गांधी ने ड्राफ्ट तैयार किया।
वो ड्राफ्ट तैयार किया और उसको पहले राज्यसभा पटल पर पहुंचाया गया, उसके बाद राज्यसभा में पारित, फिर लोकसभा में पारित। कैसे? 2019 में हुआ। ठीक है, 2019 में वो पारित हुआ और उसकी तारीखें आपको बता देता हूं मैं। उतार लिया ना? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉक्सो एक्ट के बारे में, बच्चों में यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम 29 जून 2020 को पारित हुआ, लागू 14 नवंबर 2012 को हुआ। ठीक है, अब इसमें प्रश्न ये आता है कि इसमें जो संशोधन किया गया, क्या किया गया भाई? संशोधन किया गया 2019 में। राज्यसभा पटल में पारित, राज्यसभा पटल में पारित 18 जुलाई 2019। राज्यसभा से पास कब हुआ? 24 जुलाई 2019। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था। नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 ईस्वी के अंदर। राज्यसभा से पास 24 जुलाई 2019 को और लोकसभा से पास 1 अगस्त 2019। ये है संशोधन की बातें। लागू होने की बात अपने पहले कर चुके हैं। पॉक्सो एक्ट के अंदर पहले जो सजा का प्रावधान था उसी सजा को बढ़ा दिया गया, उसी को हमने क्या कहा है? संशोधन कहा है। ठीक है, राज्यसभा पटल में पारित, फिर राज्यसभा से पास और लोकसभा से पास। ठीक है, मेनका गांधी के द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था। मेनका गांधी के द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था। किन घटनाओं को देखते हुए अपने कहते हैं? तो हैदराबाद, उन्नाव कांड, कठुआ कांड, यानी 2012 से 2016 के मध्य देखें तो शायद 6100 से भी ज्यादा ऐसी घटनाएं घटी जो मानवता को शर्मसार करती है। क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें जो कहते ना, 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का, यानी ऐसी बातें घरों में जब होती है, ठीक है, हमारे घर में कोई भी भाई होता है, ठीक है, वो आकर कोई गर्लफ्रेंड के किस्से कितनी हंसी खसी से सुना देता है, लेकिन वो जब घटनाएं कुछ चरम सीमा से ऊपर की ओर पार कर जाती है तब वो समाज के अंदर हमें झुकने को मजबूर कर देती है। तो उसी प्रकार पॉक्सो एक्ट के अंदर कुछ अपराध की श्रेणियां हैं, जैसे लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला, फिर लैंगिक प्रवेशन हमला, गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला या यौन उत्पीड़न या जिसे लैंगिक हमला कहा गया है। तो बात करते हैं अपराध की श्रेणियों की। इसमें बालक की जो परिभाषा है पॉक्सो एक्ट में, महिला एवं बाल अपराध पॉक्सो एक्ट 2012, इसमें बालक की जो परिभाषा दी गई है ये 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को शामिल किया गया है। यानी ये जरूरी नहीं कि इसमें कोई फीमेल ही हो, मेल भी हो और फीमेल, यानी कोई बच्चा या बच्ची, उन दोनों को इसी में शामिल किया गया है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो। लेकिन संशोधन करने के बाद अगर किसी 12 वर्ष से कम आयु वाली लड़की के साथ बलात्कार हुआ है तो अप्रैल 2018 के बाद में यह लागू कर दिया गया कि उसको 20 वर्ष की सजा या मृत्युदंड क्या दिया जाए? मृत्युदंड दिया जाए। 20 वर्ष की सजा या मृत्युदंड दिया जाए। और 16 वर्ष से कम आयु हो तो पहले जो सजा थी, 16 वर्ष से कम आयु वाली बालिका के साथ अगर बलात्कार होता है तो पहले सजा थी 10 साल, अब कितनी हो गई? 20 साल हो गई। अब कितनी होगी? 20 साल होगी। उसी प्रकार यहां पर अगर बात करें, अगर 16 वर्ष से ज्यादा, दिख रही होगी 16 वर्ष से ज्यादा, तो यहां सजा 7 साल थी
उस 7 साल को बढ़ाकर कितना कर दिया गया भाई, 10 साल कर दिया गया। ठीक है, यह पॉक्सो एक्ट के अंदर बताया गया है कि 12 वर्ष से, ठीक है, तो उसकी जो सजा थी वो 20 वर्ष या मृत्युदंड का प्रावधान हो गया। ठीक है, ये किसमें हुआ है, जो संशोधन करने के बाद हुआ है। और 16 से ज्यादा, पहले 7 वर्ष थी अब 10 साल कर दिया, पहले 10 वर्ष थी उसको अब 20 साल कर दिया। या इसके अंदर अपने और भी बात करें तो इसमें आजीवन सजा का प्रावधान भी है, आजीवन सजा का प्रावधान भी है। एक चीज और इसके अंदर यह है कि अपने जो जुर्माना है, जुर्माना न्यायाधीश के द्वारा जो किया जाता है, मतलब कि किस पर, जैसे वो अपने कुलदीप सेंगर की बात करके 25 लाख रुपया जुर्माना जो न्यायाधीश के द्वारा तय किया जाएगा वही जुर्माना वसूल किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें हो गया कि 20 वर्ष से कम आयु वाली लड़की के साथ अगर बलात्कार होता है तो न्यूनतम सजा तो 20 वर्ष हो सकती है, लेकिन उसको फांसी की सजा ही है, यानी मृत्युदंड का प्रावधान ही है। ये इसमें संशोधन कर दिया गया है। अपराध की श्रेणियों की बात कर रहे थे अपने, उनकी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लियोगे? ठीक है, अब अपराध की श्रेणियां बात करते हैं। देखो, पॉक्सो एक्ट के तहत बालक के साथ अगर ऐसी घटनाएं घटती है तो उनकी जो देखभाल है वो सारी की सारी जिम्मेदारी पुलिस की होती है और उसको किशोर न्यायालय के अंदर पेश किया जाता है। 24 घंटे के अंदर उसकी सूचना देनी होती है। अगर कोई इस पॉक्सो एक्ट अधिनियम का दुरुपयोग करता है तो बिना भी 6 महीने की सजा, सॉरी, अगर कोई इस एक्ट का दुरुपयोग करता है तो बिना कितना महीने की सजा है, 6 महीना की। अगर किसी के सामने ऐसी कोई घटना घटी है और वो उसको देखने के बाद नजरअंदाज करता है तो भी कितना महीने की सजा है, 6 महीने की सजा है। अगर कोई मीडिया इसके अंदर दखल अंदाजी करती है और बच्चे के, जिसके साथ घटना घटी है, बच्चे की उस चीजों को वो प्रदर्शित करती है तो उनको भी 6 महीने की सजा का प्रावधान है। ठीक है, अब यहां बात कर रहे हैं अपराध की श्रेणियां। अपराध की श्रेणियां, इसमें आता है नंबर 1 पर लैंगिक हमला, लैंगिक हमला। फिर है गुरुतर लैंगिक हमला। उसके बाद में है लैंगिक प्रवेशन हमला। उसके बाद में है गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला। और फिर है यौन उत्पीड़न या लैंगिक उत्पीड़न जिसे बोलेंगे अपने, लैंगिक उत्पीड़न, यानी जैसे किसी बालक को नंगा कर दिया गया हो या उसकी पोर्नोग्राफी बना दी गई हो, वीडियोग्राफी की गई हो, अश्लील उसको साहित्य दिखाया गया हो, ऐसी चीजें इसमें बालक के साथ घटी हो वो आएगी। यह है अपराध की श्रेणियां। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसके अंदर सजा का जो प्रावधान है, सजा का प्रावधान जो पहले वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें न्यूनतम सजा और अधिकतम दिख रहा ना, न्यूनतम और अधिकतम। लैंगिक हमले में 3 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष। गुरुतर लैंगिक हमले में 5 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष। लैंगिक प्रवेशन हमले में 7 वर्ष या आजीवन कारावास। गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमले में 7 वर्ष या आजीवन कारावास। यौन उत्पीड़न वाले में 3 वर्ष या आजीवन कारावास। यह सजा का प्रावधान है। गुरुजी, लैंगिक हमला क्या होता है, गुरुतर लैंगिक हमला क्या होता है? इसमें और इसमें एक ही अंतर है। अगर इसको समझ लिया तो आप चीज समझ में आ जाएगी और इन्हें समझ लिया तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें गुरुतर हमला क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी बालक या बालिका के साथ उसके गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़ की जाए या किसी के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ करवाई जाए, वो तो आता है लैंगिक हमले में, जिसके अंदर कोई भी आम व्यक्ति हो सकता है। लेकिन गुरुतर जिसमें लग गया, गुरुतर लग गया, या कोई लोक सेवक होगा या कोई चिकित्सक या अध्यापक या पुलिसकर्मी या संविदा पर कार्यरत या कोई अभिभावक अगर ऐसा कार्य करता है तो उसको 7 साल की सजा या आजीवन कारावास
सॉरी 7 साल की सजा है। ठीक है, बाद में इसमें परिवर्तन हुआ है, वो संशोधन वाली बात मैं पहले आपको बता चुका हूं। लैंगिक प्रवेशन हमला में कोई भी व्यक्ति अपना कोई निजी अंग किसी बालक या बालिका के गुद्दा द्वार, मूत्र स्थान पर या उसके गुप्तांगों में प्रवेश करवाने की कोशिश करता है, ठीक है, या उसके वक्षस्थल के साथ वो छेड़खानी करता है, या बच्चों के साथ कुछ गलत हरकत करता है, या यौन संबंध बनाने की जबरदस्ती करता है, तो वो किस में आ जाएगा? प्रवेशन में। ठीक है, जिसमें अपना निजी अंग किसी के अंदर प्रवेश करवाने की कोशिश करे। ठीक है, चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिका हो। तो यहां लैंगिक प्रवेशन हमले में वो चीज शामिल होगी, यहां सिर्फ स्पर्श करना यानी उन चीजों को छूना, ठीक है, यहां प्रवेश करवाना, और इसी में आ जाएगा गुरुतर लैंगिक हमला, यानी वही चीज कोई लोक सेवक या कोई सरकारी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ का हो, या फिर कोई संविदा पर कार्यरत व्यक्ति हो, या कोई अभिभावक हो, पड़ोसी हो, ठीक है, वो सारे इसके अंदर आएंगे। फिर है यौन उत्पीड़न, यानी लैंगिक उत्पीड़न की बात अपने कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे को नंगा करना, या सार्वजनिक स्थल पर कोई उसका मतलब कि उसको फोटो वगैरह उसकी लगाना, अश्लील फोटो वगैरह लगाना, या इसके अंदर अपने शामिल कर सकते हैं यौन उत्पीड़न के अंदर कि उसको अश्लील साहित्य दिखाना। ये सारी चीजें किसमें शामिल हो जाएगी? इसमें। अब अपने उनकी धाराओं के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी धारा के अंदर कैसे कैसे दंड का प्रावधान दिया गया है। लेकिन अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ आ जाती है तो वो चीजें अपने आप भी समझ में आ जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। तो दोस्तों अब इसको उतार लिया आप लोगों ने। अब अपने करते हैं धाराओं के बारे में बात, कि जो इसकी धाराएं हैं उनके बारे में। धाराओं में जैसे अपने बात करें तो धारा 3 यानी लैंगिक प्रवेशन हमला। लैंगिक प्रवेशन हमला, वही बात, चाहे मूत्र मार्ग हो, ठीक है, गुद्दा द्वार हो या उसका मुख हो, वहां पर अपने निजी अंग को उसके अंदर प्रवेश करवाने की कोशिश की जाए तो लैंगिक प्रवेशन हमला होता है। इसके धारा 3 में तो ये परिभाषित है। धारा 3 की सजा किसमें है? 4 में, यानी लैंगिक प्रवेशन हमले की सजा। लैंगिक प्रवेशन हमले की सजा कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि एक धारा में तो उसको बताया गया है, इसमें धाराएं तो वैसे बहुत है, 40-35 धाराएं हैं, लेकिन मुख्य अपने को 10 से याद करनी है। तो देखो 8 तो वो क्या कहना रही है बिंग 12 में बता रही है, और ई के मायने वो भी की सजा दे रही है, सजा के ही 7 साल। ठीक है, धारा 5, धारा 6, धारा 7 दिख रही है, 7 और धारा 8। 5 के अंदर क्या है? गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला। तो इसकी सजा किस में होगी? 6 में। तो इसको यहां पर अपने क्या कर देते हैं, ये लिख दे सजा। और धारा 7 में जो लैंगिक हमला है, कौन सा हमला है? लैंगिक हमला, उसकी सजा किस में आ जाएगी? धारा 8 में सजा का प्रावधान हो जाएगा। सजा का प्रावधान 3 वर्ष या 5 वर्ष प्लस जुर्माना। ठीक है, यहां 7 साल या इसको अपने आजीवन कारावास भी जो बात कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमले की बात करें तो इसमें क्या है कि 10 वर्ष या कठोर आजीवन कारावास की भी बात हो जाएगी। सजा कितने वर्ष की होगी? 10 वर्ष या कठोर। ये चेंज हो गया जो उसके अनुसार बता रहा हूं, कठोर कारावास, कठोर कारावास। ठीक है, तो इसके अलावा जो धाराएं बचती है 11 में, जैसे लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है। ठीक है, उसके बाद में एक प्रयोजनों के बारे में दिया गया कि अश्लील प्रयोजनों के लिए जो बालक के लिए प्रयोग किया जाता है उसके बारे में। उतार लियोगे? चला, ठीक है। धारा 11 है लैंगिक उत्पीड़न से परिभाषित, जो अपने बात शुरू में करके गए थे लैंगिक या यौन उत्पीड़न की। धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न से परिभाषित। ठीक है, और धारा 12 में तो भाई बात है, अगर एक के अंदर परिभाषित है तो दूसरी के अंदर
तो मार्कर चेंज करेंगे। सजा धारा 13 में बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए परिभाषित किया गया है उसको, और उसकी सजा किस में दी गई है? धारा 14 में उसकी सजा का प्रावधान दिया गया है। जो सजा होगी वो मिनिमम और मैक्सिमम की अगर बात करें, मैक्सिमम तो 10 वर्ष होगी, ठीक है, और वैसे होगी 5 वर्ष मिनिमम, ये 5 वर्ष होगी। तो ये तो दिया गया है धाराओं के बारे में साथियों, ठीक है, कि लैंगिक उत्पीड़न से परिभाषित, लैंगिक उत्पीड़न से वही बात है कि बच्चे को गाली गलौज से बातें करना उसके साथ, ठीक है, उसको नंगा कर देना, ठीक है, उसकी मतलब कि पोर्नोग्राफी बनाना, वीडियोग्राफी बनाना, या उनको किसी सामाजिक स्थल पर प्रदर्शित करना, ये सारी यानी साहित्य अश्लील प्रयोजनों के लिए उस बच्चे का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर शामिल हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो ऐसी घटना घटती है उसके लिए जो साक्ष्य है वो कितने दिनों में जुटाने चाहिए? 30 दिनों के अंदर। बच्चों से संबंधित साक्ष्य 30 दिनों के भीतर जुटाने होते हैं। न्यायालय द्वारा 1 साल में पूर्ण कार्रवाई करनी होती है। विशेष इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायालयों का प्रावधान है, विशेष न्यायालयों का प्रावधान है। अब ये विशेष न्यायालय कौन बना सी गुरु जी? राज्य सरकार या उच्च न्यायालय? राज्य सरकार या उच्च न्यायालय? उच्च न्यायालय। अब आप ये कमेंट करके बताओ कि उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है। दूसरी चीज, विशेष न्यायालय का प्रावधान है राज्य सरकार या उच्च न्यायालय। उसके बाद में जो सेशन न्यायालय है, जिला स्तर पर जो सेशन न्यायालय है, उन्हीं को विशेष न्यायालय का दर्जा दिया गया है। विशेष न्यायालय का दर्जा दिया गया है। अगर किसी बच्चे के साथ यौन शोषण की घटना घटी, यौन शोषण की घटना घटी और आपने जानकारी नहीं दी, आपने जानकारी नहीं दी, देखने के बाद भी नहीं दी, तो 6 माह की सजा, 6 माह की सजा। अगर यही कार्य कोई अगर बालक के साथ करे, यानी 17 वर्ष का बच्चा 15 वर्ष के बच्चे के साथ अगर ऐसी घटना करता है, तो सजा कौन देता है उनको? स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक। उनको फिर सजा देता है किशोर अपराध अधिनियम के तहत 2000 का जो है ना, यानी कोई किशोर बालक द्वारा कृत्य किया जाए तो किशोर अपराध अधिनियम 2000 के तहत उसको सजा दी जाती है। पुलिस संरक्षक की भूमिका अदा करती है। पुलिस कोई भी स्टेटमेंट लेगी तो वर्दी के अंदर स्टेटमेंट नहीं लिया जाता,
सादा वस्त्रों में पॉक्सो एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत स्टेटमेंट लिया जाता है बालक से। हम उसको ये नहीं कह सकते बता यहाँ क्यों हुई हो, तेरे साथ घटना क्यों घटी, जैसा वो बोल रहा है वैसी ही रिपोर्ट हमको लिखनी पड़ती है, उसके अलावा हम उसमें कुछ नहीं लिख सकते। दूसरा, उसकी जो बातें हैं उनको गोपनीय रखा जाएगा, बंद कमरे में सुनवाई होगी, मीडिया वहां पर नहीं आ सकती है। दूसरी चीज, मीडिया अगर उसका उल्लंघन भी करती है तो मीडिया ने भी कितना माह की सजा है, 6 माह की सजा है। ठीक है, वैसे कुछ प्रावधानों के तहत अगर मीडिया वहां आ सकती है, लेकिन उन बातों को गोपनीय रखा जाएगा। हाँ, जहां बालक की वो सुनवाई हो रही होती है वहां पर उसका परिवार का सदस्य हो सकता है या कोई विशेष जो जिसको नियुक्त किया जाए वो वहां पर रह सकता है। ये पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की बात विशेष पॉक्सो एक्ट अधिनियम के तहत थी, द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 के बारे में। 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। ये सारी इससे जुड़ी हुई है। हमने अपराध की श्रेणियां पढ़ी, धाराओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट जो भी बातें होगी नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि महिला एवं बाल अपराध जो पुलिस में जो विषय जुड़ा है, महिला एवं बाल अपराध, इसमें मैंने कौन कौन से टॉपिक नहीं करवाए वो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि उनको भी समय से रहते हुए पूरा करवा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अपने सभी साथियों को वीडियो शेयर करना ताकि इनसे जुड़ी हुई बातें वो याद कर सके। पेपर में जो प्रश्न मैंने शुरू में पूछा वो आपको जरूर बताना है कि पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन की सजा किस कोर्ट के द्वारा सबसे पहले सुनाई गई थी। ठीक है, कुलदीप सेंगर जिसे आजीवन कारावास, ठीक है, उन्नाव कांड, कठुआ कांड, हैदराबाद, ऐसी घटनाएं जो मानवता को शर्मसार करती है। शिक्षित समाज में हमारे देश को उत्थान के रोकने के पीछे इन्हीं का सबसे बड़ा कारण है। वरना आप जानते हो कि नालंदा विश्वविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय जहाँ से शिक्षा विदेशों में चली गई और आज हम यहाँ पर ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें समझना चाहिए, हमारे आसपास में रहने वाले ऐसी घटनाओं को रोक लगानी चाहिए, हमें समाज को शिक्षित करना चाहिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।